जो बेटियां हैं वो अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने में उतनी ही भागीदार है जितने बेटे हैं। मुझे नारी शक्ति से बात करते हुए बहुत एक स्फूर्ति महसूस हो रही है, बहुत ताकत मिल रही है। इस बार तो खैर बेटियों ने झंडे गाड़ दिए हैं। इस कंट्री को इसका फायदा बहुत मिलने जा रहा है। आपकी आवाज में जो कॉन्फिडेंस है वो बता रहा है कि खुशी बहुत ज्यादा है और होनी भी चाहिए, और आप ही को नहीं, पूरे देश को बहुत ज्यादा खुशी है। जब आपने 1 या 2 अटेम्प्ट दिया तो सोसाइटी का प्रेशर कैसा था आपके? आपने यूपीएससी की स्ट्रेटजी कैसे बनाई? सोशियोलॉजी एज एन ऑप्शनल चुनने के पीछे क्या रीजन है? आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से और आपने सोशियोलॉजी चुना, कोई ऐसा फील्ड जहां पर ऑफिसर बनने के बाद आप काम करना चाहेंगे जो आपके बहुत दिल के करीब है? हेलो सर, गुड आफ्टरनून। वेलकम स्वाति, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, मैं थैंक यू। ओजांग फाउंडेशन का एमडी ओजांग, और जी सर। मुझे नारी शक्ति से बात करते हुए बहुत एक स्फूर्ति महसूस हो रही है, बहुत ताकत मिल रही है। थैंक यू। और आप मध्य प्रदेश की बेटी हैं, देश की बेटी हैं, और इस बार तो खैर बेटियों ने झंडे गाड़ दिए हैं यस और सर, ये बिल्कुल। बता दिया है कि अगर नारी शक्ति को मौका दिया जाए तो वो वाकई शक्ति स्वरूपा है और वो दुनिया के हर हिस्से में जा सकती है, हर काम कर सकती है। जी और सर। सबसे बड़ी बात है कि सिविल सर्विसेज में एक जो क्रिएटिविटी है उसको एक ममता का स्वरूप मिला है। एक जिसे कहते हैं कि नारी के अंदर एक अद्भुत सृजन होता है, उसका स्वरूप मिला है, जी जिसका फायदा आने वाले टाइम में देश को पक्का मिलेगा। क्योंकि कहते हैं कि जब आप एक वुमेन को एम्पावरमेंट करते हैं तो आप एक इमोशन को, एक संवेदनशीलता को, एपैथी को आप एम्पावर करते हैं। जी और सर। जब एपैथी के साथ ऑफिसर्स लोगों के बीच में पहुंचते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं, और जिसके लिए ये सिविल सर्विसेज बनाई गई है कि उस जनता तक अपनी बात पहुंचाए और जनता अपनी बात पहुंचा सके, तो मुझे लगता है कि ये जो एक टच आया है सेंसिबिलिटी का, वो इस बैच से बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होने जा रहा है। इस कंट्री को इसका फायदा बहुत मिलने जा रहा है, खासतौर पर समृद्ध काल में। तो जी स्वागत सर। करता हूँ स्वाति आपका इस बातचीत में। थैंक यू सर। और आप आज एक रोल मॉडल हैं, और जाने कितने लोगों को इस वीडियो के माध्यम से आप आने वाली पीढ़ियों को आप जो है वो एक मैसेज देंगी, एम्पावर करेंगी, खास तौर पे हमारे देश की बेटियों को जो बहुत मुश्किल हालात में आगे बढ़ती हैं। और मैं ये कहता हूँ कि उनका संघर्ष हमसे ज्यादा है। मतलब जी। ऐसा नहीं कि किसी का भी संघर्ष कम है, लेकिन हाँ, उनके सामने खुद को प्रूव करने के हमेशा दबाव रहता है, चुनौतियां रहती हैं। वो जी। चाहे अच्छे रास्ते भी पड़े, लेकिन वो अच्छे रास्तों पे भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे। इस मामले में जो उनका एक, उनको दोहरी लड़ाई लड़नी होती है, खुद से भी लड़ना होता है और बाहर भी लड़ना होता है। जी सर। आप इस बात से एग्री करती हैं? जी सर, मैं बिल्कुल आपकी बात से बहुत सहमत हूँ। एक महिला को मुझे लगता जीवन के हर पड़ाव में अलग-अलग संघर्ष करने पड़ते हैं, लेकिन उन्हीं संघर्ष से उभर के ही सफलता मिलती है। तो औरत का संघर्ष बड़ा है, लेकिन मुझे लगता है उन्हें एक मौका ज़रूर देना चाहिए। अगर हम एक महिला को मौका दें, तो वो नाम ही रोशन करती है हमेशा अपने परिवार का, अपने देश का। तो इस तरह से होता है। आपकी आवाज में जो कॉन्फिडेंस है वो बता रहा है कि खुशी बहुत ज्यादा है और होनी भी चाहिए, और आप ही को नहीं, पूरे देश को बहुत ज्यादा खुशी है। और हम अगर ये बात करेंगे तो अभी कैसा महसूस करेंगे आप? सर, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हैं। ख़ासकर जब सबको प्राउड देख रहे हैं, अपने सिटी के लोगों को, अपने स्टेट के लोगों को एक तरह से जब प्राउड देख रहे हैं, फैमिली को प्राउड देख रहे हैं, तो वो खुशी 100 टाइम्स और ज़्यादा बढ़ गई है। वो लग रहा है कि हाँ, हमने सिर्फ़ अपने लिए नहीं, सभी के लिए कुछ ना कुछ अचीव किया है आज। बिल्कुल। पेरेंट्स का इस समय रिएक्शन कैसा है? सर, पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा खुश हैं। मुझे लगता है मेरे इस पूरे सफ़र में वो लोग हर कदम पे मेरे साथ थे। तो मुझसे ज़्यादा ये सफलता कहीं न कहीं उनकी है। तो आज वो वंडरफुल। बहुत ज़्यादा खुश हैं और बहुत ज़्यादा प्राउड फ़ील कर रहे हैं इस चीज़ को लेके। क्या बात है। सफर की शुरुआत होती है, स्वाति एक दिन शुरुआत करती हैं कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना। वो दिन कौन-सा था और क्या रीज़न था कि आपने सिविल सर्विसेज को चुना? सर, एक तरह से जब मैं स्कूल में ही थी तब मेरे पापा हमेशा मुझे कहा करते थे कि तुम आईएएस बनना। मेरे पापा को भी ये यूपीएससी के एग्ज़ाम का कुछ नॉलेज नहीं था। बस वो बोलते थे कि तुम आईएएस बनना, लेकिन तब मैंने उतना उनकी बात पे ध्यान नहीं दिया अपने उसमें। तो जब मैं इंजीनियरिंग कर रही थी, तो सेकंड ईयर में ही मुझे लगा कि इंजीनियरिंग वो फ़ील्ड नहीं है, जहाँ मैं आगे जाके अपना करियर बनाना चाहती हूँ। हुँ। उसके अलावा समाज की कई कुरीतियाँ हम देख ही रहे थे, जो महिलाओं के प्रति वायलेंस वग़ैरह होते हैं, और शिक्षा का क्षेत्र है और अलग-अलग चीज़ें जो समाज के हर वर्ग के ऊपर जो उनके कंसर्न इश्यूज़ होते हैं,
तो मुझे लगा कि किस तरह से मैं अपना एक योगदान दे सकूँ, एक डायरेक्ट इन्फ्लुएंस कर सकूँ उनके अपलिफ्टमेंट के लिए। तब मुझे लगा कि हाँ, सिविल सर्विसेज़ एक ऐसा क्षेत्र है, जहाँ रह के कहीं न कहीं एक जो पॉज़िटिव बदलाव है, मैं ला पाऊँगी लोगों के जीवन में। तब मुझे लगा वंडरफुल। कि हाँ, मुझे ये करना चाहिए, तो वहाँ से वो एक मोटिवेशन जनरेट हुआ था। यानी ये कहा जाए कि ये आपके फादर का सपना रहा है। जी, बिल्कुल सर। और अब आपने कितना बड़ा गिफ्ट दिया है, क्योंकि बेटियां अपने माँ बाप का सपना पूरा कर रही हैं, और डेफिनेटली इससे आने वाले जाने कितने समय तक ये होगा कि जो बेटियां हैं वो अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करने में उतनी ही भागीदार है जितने बेटे हैं। तो जी, बिल्कुल। हैट्स ऑफ। और ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि आप अपने पापा के सपने को पूरा करने के लिए जी जान आपने लगा दी। जी, सर। अगर हम यहाँ आगे बात करें तो जब तैयारी में आए तो फिर मोटिवेशन क्या था आपका कि कैसे हमें इस एग्जाम को क्रैक करना है, क्योंकि आपने थर्ड अटेम्प्ट में ये एग्जाम क्रैक किया है। तो इससे पहले 2 बार एक कहा जाए तो असफलता हाथ लगी, तो मोटिवेट कैसे किया खुद को? सर बस वही था जब मैंने अपना स्टार्ट ही किया था प्रिपरेशन तो मुझे पता था कि ये सफ़र लंबा भी हो सकता है। तभी एक तरह से खुद को समझा रखा था कि हिम्मत कभी नहीं हारनी है। बस वैसे ही बढ़ते चले असफलता ज़रूर आई। यूपीएससी सिर्फ़ एक एग्ज़ाम नहीं आई थिंक वो खुद में एक जर्नी है पूरी की पूरी। आप अप्स वंडरफुल। देखते हैं तो डाउन्स भी देखते हैं। बस हमेशा खुद को यही समझाना है और मुझे लगता है सर जो रीज़न जो हमारा हम कहते हैं कि क्यों हमें वो करना है। तो जब वो क्यों हम क्लियर कर लेते हैं, तो कैसे करना है वो अपने आप ईज़ी हो जाता है। तो मैंने हमेशा क्या वो बात! क्यों जो था वो अपने माइंड में क्लियर रखा था। असफलता मिलती थी, निराशा होती थी, लेकिन लगता था कि नहीं अब स्टार्ट किया है, किसी समाज के लिए कुछ करना है, तो थोड़ा तो अपने आप को बूस्ट अप करना ही पड़ेगा, ऐसे हार मान के तो हम नहीं बैठ सकते हैं। क्या बात है! वंडरफुल। बहुत ही जबरदस्त मोटिवेशन था, क्योंकि बिना इस क्यों के इस जर्नी में आप आगे आ ही नहीं सकते। जी सर, बिल्कुल। अच्छा, आपने इंजीनियरिंग की, सोसाइटी का एक दबाव होता है, और लड़कियों पे तो कई तरह के दबाव होते हैं। पहला जी, दबाव कि भई लड़की को पढ़ाया-लिखाया है तो नौकरी कर रही है कि नहीं कर रही है, जी, घर में कुछ योगदान कर रही है, और दूसरा अब तो इंजीनियरिंग हो गई, शादी-वादी देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। आपके फादर के ऊपर भी डेफ़िनेट प्रेशर होगा। जी। और जब आपने 1 या 2 अटेम्प्ट दिया, तो सोसाइटी का प्रेशर कैसा था आपके ऊपर? सर प्रेशर तो स्टार्ट से ही था। जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट ही की थी तभी ये सुनने में मिलता था कि सब बोलते थे कि लाखों लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, कहाँ से ही होगा और एक नॉर्मल छोटे सिटी से ही मैं बिलॉन्ग करती हूँ, कोई फैंसी आईआईटी कॉलेज भी मेरा नहीं था। तो दबाव हमेशा से रहा है। शादी का भी जैसे आपने बताया तो भी कई थे, बोलते थे कि अब हो गया है, अब ग्रेजुएट हो गई, अब शादी करा दो। लेकिन मैं अपने आप को बहुत फॉर्च्यूनेट मानूँगी कि मेरे जो फैमिली है, मेरे पेरेंट्स हैं, उन्होंने कभी किसी का नहीं सुना। वो हमेशा बोलते थे कि हमें हमारी बेटी पे भरोसा है, वो कुछ बनना चाहती है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहती है, दुनिया के लिए कुछ करना एक तरह से देश के लिए कुछ करना चाहती है, तो आखिरी दम दम तक हम उन्हें सपोर्ट करेंगे। शादी वगैरह होती रहेगी जब होनी है। हम मेरे फैमिली की तरफ से कभी भी मेरे ऊपर किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं था और बाहर से जो प्रेशर आता था, तो मेरी फैमिली वो प्रेशर मुझ तक आने ही नहीं देती थी। वो अपने लेवल पे ही डील कर लेती थी। क्या बात है! क्या मतलब मैसेज देश की सभी बच्चियों के लिए जो कहते हैं कि सर फेल हो गए, हमसे पूछा जा रहा है, मतलब आपको भी ये झेलना पड़ा कि जी, तुम कोई बहुत अच्छी जगह से पढ़ के नहीं आई हो, आईआईटीएन नहीं हो, तो तुम आईएएस नहीं बनोगी, जी। और गलत कर रही हो, तो नौकरी कर लो, शादी कर लो। और ये बोला जाता है कि नहीं, माँ-बाप के खर्चों में थोड़ा हाथ बटाओ। मतलब ये जी। सब कुछ आपको झेलना पड़ गया। जी सर, बिल्कुल सही ये बहुत जो नॉर्मल भी चीज़ है। इसमें बच्चियाँ उतर रही हैं या बच्चे उतर रहे हैं, उनको ये झेलना पड़ता है, ये प्रेशर है। आई थिंक लड़कियों को ये ज़्यादा ही झेलना पड़ता है, तो ये तो मेरे साथ भी हुआ है। लेकिन ये जब फैमिली हमारे साथ होती है और एक जब दृढ़ निश्चय हम खुद में कर लेते हैं खुद कि में हमें विश्वास। खुद में जो विश्वास एक आत्मविश्वास रखना है, दुनिया से पहले मुझे लगता है हमें खुद से ऑनेस्ट होना है। अच्छा, मैं एक इम्पोर्टेंट बात ये जानता हूँ कि अब जब सिलेक्शन हो गया है, तो वही सबसे ज़्यादा आपके पास पहुँच रहे होंगे मिठाई लेके, कि हमें तो पहले दिन से ही पता था कि आईएएस बनेगी। जी सर, बिल्कुल। मैंने बड़े कई करीब लोग से इन सब ऐसे चीज़ों को देखा है। जी सर, कई लोग हैं ऐसे जो मतलब मुझे लगता है मैंने सालों से उनका नाम भी नहीं सुना था, वो आज आ रहे हैं, कॉल्स कर रहे हैं। तो ठीक है, वो भी अच्छी फीलिंग है कोई ना लग रहा कोई है वो भी मतलब अपना योगदान भी दिखा रहे होंगे कि मेरी वज़ह से, मेरे मोटिवेशन की वज़ह से जी। आपने ये किया है। जी सभी वो ऐसा तो हो ही रहा है बट मेरी मम्मी कहती है कोई बात नहीं, आज हम उस जगह पे पहुँच पाए हैं तो एक तरह से लोग खुश हैं, तो वो हमारी खुशी में खुश है और हमें उनकी खुशी में खुश होना चाहिए। क्या बात है! ये ना मध्यवर्गीय परिवार की जड़ें होती हैं, जो मतलब बड़ी गहरी होती हैं, और मेरे ख़्याल से
हर लड़की और लड़की को इस तरह के दौर से गुजरना पड़ता है। तो जी पहला सर। तो हम स्ट्रेटजी पे बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन जितने भी लोग ये जूझ रहे हैं ना कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम्हारा कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं है, छोटे शहर से हो, तो वो स्वाति को अपना रोल मॉडल माने और साक्षात बैठी हुई है स्वाति कि देखो ये जो चीजें हैं उनको कानों के अंदर मत जाने दो, दिमाग तक मत पहुंचने दो। ये ताने हैं, इनको तानों की तरह रहने दो। कल के यही ताने वाले जो हैं वही गाने गाने लगेंगे, भाई देखो इनकी सक्सेस में हमारा, और सबसे ज्यादा लड्डू उन्होंने खिलाए होंगे पक्का। हाँ सर। तो ये तो होता ही रहता है। चलिए अब हम इससे सबसे निकल कर आपकी एक स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं कि आपने यूपीएससी की स्ट्रैटेजी कैसे बनाई? सर यूपीएससी की स्ट्रैटेजी सिंपल, मैंने अपनी पहले सबसे पहले सिलेबस को एनालाइज करने का कोशिश किया कि जब हम्म। सिलेबस एक तरह से तो सिलेबस हम क्लियर कर ले तो अपना एक फिल्टर लग जाता है हमारे मन में कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। खासकर तो मैं स्लॉट्स में अपनी पढ़ाई करती थी क्योंकि यूपीएससी का सिलेबस बहुत ज्यादा वाइड है। हर नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज जो होती है वो हमारा एक तरह से सिलेबस होता है। तो मैं स्लॉट्स में बनाती थी अपने, जैसे मैंने सिलेबस को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, फॉर जीएस, ऑप्शनल, करंट अफेयर एंड न्यूज़पेपर। तो मैं हर किसी को एक डेडिकेटेड टाइम देने की कोशिश करती थी। एक मैं अपना टाइम टेबल शेड्यूल बना लेती थी मंथ हम्म। वाइज, या कि इतने टाइम में मुझे ये सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, और उसका पूरा एरिया, उसके चाहे उस टॉपिक से रिलेटेड करंट अफेयर्स हो या कुछ न्यूज में ऐसा चल रहा है, कुछ पास्ट इवेंट्स हो, फॉर एग्जांपल पॉलिटी के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स वगैरह काफी हेल्पफुल होते हैं, जैसे बिल्कुल। सब मैं ऐड ऑन करते हुए चलती थी। उसके अलावा जो हमारे ऑनलाइन सोर्सेज होते थे, खासकर यूट्यूब में सांसद टीवी आता है, उसके जो डिबेट्स होते थे वो काफी अच्छे होते हैं, खासकर मीन्स आंसर राइटिंग में, एक तरह से अपना ओपिनियन फ्रेम करने में और कुछ कोट वगैरह करने में। तो इस तरह से मैंने अपनी प्रिपरेशन की थी। करंट अफेयर्स के लिए मैं मंथली मैगजीन्स आते हैं उनको रेफर करती थी। अच्छा, एक दिन में आप कितने घंटे पढ़ाई कर लेती थी? सर मैंने हमेशा से क्वालिटी ओवर क्वांटिटी बिलीव किया है, तो बिल्कुल सही बात। बेसिकली 10 टू 12 आवर्स हो ही जाता था। बट मैं इतना करती थी कि जो सिलेबस है वो कवर हो जाए, हर एस्पेक्ट कवर हो, और जितना एटलीस्ट मैं कर रही हूँ उतना मैं रिटेन कर सकूँ लंबे समय के लिए। और हफ्ते में कितने दिन आप ये अपना शेड्यूल फॉलो करती थी? सर होता था कभी-कभी हो जाता था थोड़ा ऊपर-नीचे, पर जितना हो सके मैं फॉलो, अब पूरा शेड्यूल कभी फॉलो नहीं हो पाता था। थोड़ा अच्छा। ऊपर-नीचे ये सब चलता ही रहता है। हम रोबोट्स नहीं हैं क्योंकि, तो बिल्कुल सही उसकी बात है। वजह से होता है। लेकिन जितना हो सके मैं उतना फॉलो करने की कोशिश करती थी। अपना सिलेबस मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं छोड़ दूँ, हर चीज़ एंड तक कंप्लीट करने की कोशिश करती थी कि एटलीस्ट मेरे पार्ट में कोई कमी ना रह जाए। तो आप अपनी पढ़ाई में जीएस, करंट अफेयर्स, ऑप्शनल इन सबको बैलेंस करते हुए चलती थी। जी सर, बिल्कुल। और जब लगता था कभी टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पा रहा है, टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, तो एक बहुत अंदर से फीलिंग बड़ी गिल्ट सी आती है। उससे कैसे निकलती थी आप? तो उस फीलिंग के लिए मुझे लगता है कि छोटे-छोटे ब्रेक्स मैं लिया करती थी, चाहे अब मैं दिन के हुँ, शेड्यूल में भी वो ब्रेक के लिए मैं टाइम निकालती थी। एक तरह से जो मी टाइम बोलते हैं, मैंने हमेशा उस पे भी फ़ोकस किया है। मुझे लगता है कि हमें खुद पे ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। मैंने कई एस्पिरेंट्स को देखा है ये करते हुए, क्योंकि तो मी टाइम, ताकि वो मी टाइम में हम ज़्यादा अच्छे से इंट्रोस्पेक्ट कर पाते हैं कि कहाँ वो कमी रह रही है, कहाँ हम ज़्यादा गलत समय अपना डेडिकेट कर रहे हैं। तो मी टाइम बहुत ज़रूरी होता है, जब हम शांत बैठ के सिर्फ़ आप हो और आप अपने आप से ही बात करें कि हाँ, कहाँ हम गलत जा रहे हैं। तो उस तरह से मैं उस चीज़ को ओवरकम करती थी। वंडरफुल। तो मतलब मी टाइम होना बहुत ज़रूरी है। जी सर, बिल्कुल, बिल्कुल। आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी रहा है और काफ़ी स्कोरिंग भी है ये। तो सोशियोलॉजी एज़ एन ऑप्शनल चुनने के पीछे क्या रीज़न है? आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से और आपने सोशियोलॉजी चुना? सर मेरे हिसाब से एक सिविल सर्वेंट को सोसाइटी में काम करना था, तो मुझे लगा कि जितना ज़्यादा मैं सोसाइटी को जान सकूँ, जितना हुँ, क्लोज़ली जान सकूँ, सोशियोलॉजी में थिंकर्स होते हैं, तो अलग-अलग सोसाइटी के एस्पेक्ट्स को एक नॉलेजेबल पार्ट से बताते हैं, वो जान सकूँ, और जितने भी इश्यूज़ हैं सोसाइटी के, उसको एक 360 इवैल्यूएशन कर सकूँ। हमारी सोसाइटी कैसे इवॉल्व हुई है, पहले कैसे थी, अब कैसी है, आगे कैसी हो सकती है। तो सोशियोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट लगा जिससे एक सोसाइटी का हमें पूरा एक ऑल राउंड अंडरस्टैंडिंग मेरे अंदर क्रिएट हो जाएगी। इसलिए मैंने सोशियोलॉजी लिया। उसके अलावा मटेरियल अवेलेबिलिटी भी मैंने देखी कि सोशियोलॉजी का मटेरियल थोड़ा लिमिटेड है, ज़्यादा वास्ट नहीं है, थोड़े में हम कवर कर सकते हैं। तो एक मटेरियल अवेलेबिलिटी के हिसाब से मैंने सोशियोलॉजी चुना था। और इसमें स्ट्रैटेजी क्या रखी? मतलब इतने अच्छे मार्क्स लाने के पीछे स्ट्रैटेजी क्या रही?
सोशियोलॉजी तो ऑप्शनल है। सोशियोलॉजी जो था मैंने सेल्फ स्टडी से ही तैयार किया है। तो हम्म। सोशियोलॉजी का मैंने यही हमेशा अपना स्ट्रेटेजाइज किया था कि भले मैं मतलब ज्यादा बुक्स ना डाइवर्सिफाई करूं, मैं अपनी एक ही बुक से स्टिक रहूं। तो उससे मैंने किया था। उसके अलावा एनसीईआरटी का मैंने काफी सपोर्ट लिया था, क्योंकि एनसीईआरटी में थोड़ी लैंग्वेज भी इजी होती है और वो काफी अंडरस्टैंडिंग होता है हमारे लिए। तो एनसीईआरटी और हमारी जो स्टैंडर्ड बुक आती है वो। उसके अलावा जो थिंकर्स होते हैं, मैंने उस पार्ट में ध्यान दिया था काफी ज्यादा। हर टॉपिक का मैं सोचती थी मैं एक दो थिंकर्स प्रिपेयर करके रखूं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे मार्क्स एड ऑन करते हैं और हमारी अवेयरनेस इनहांस करते हैं। और बाकी बिल्कुल। करंट अफेयर्स होते हैं, तो करंट अफेयर्स को मैंने इंक्लूड करने का हर जगह कोशिश किया। ज्यादा फैक्ट्स मैं नहीं लिखना प्रेफर करती थी सोशियोलॉजी में, क्योंकि हम्म। मुझे लगता है थोड़ा जीएस में हम लिख चुके हैं। सोशियोलॉजी में एक ओपिनियन बेस्ड और एक एनालिटिकल आंसर लिखने का कोशिश करती थी। अगर हम आंसर राइटिंग की बात करें तो बहुत क्रूशियल होता है, और बहुत से लोग बचते हैं कि ज्यादा मुझे लिखना ना पड़े, पढ़ लें, याद कर लें। तो उसमें आपने आंसर राइटिंग के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाई? तो आंसर राइटिंग की मुझे लगता है हमें जितना हो सके आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करना चाहिए। मैं डेली कोशिश करती थी कि मैं 2 से 3 आंसर्स लिखूं ही लिखूं। उससे एक हमारी स्पीड भी इनहांस होती है और एक हमारा कंटेंट इम्प्रूव होता है। हम्म। मेरी एक फ्रेंड है, मैं उनके साथ डेली हम एक दूसरे को क्वेश्चंस भेजा करते थे और रात में फिर क्रॉस चेक करते थे। उससे क्या हमारी प्रैक्टिस भी होती थी। और अगर हम खुद लिखें, खुद इवेलुएट करें, तो हम वहां थोड़ा निग्लेक्ट भी कर सकते हैं कि आज नहीं लिखते हैं। लेकिन अगर हम किसी ग्रुप में रह के किसी के साथ क्रॉस चेक करके करते, तो एक हमारे अंदर भी प्रेशर रहता कि नहीं नहीं उसने लिखा होगा, हमें भी लिख लेना चाहिए। तो आई थिंक बिल्कुल। आंसर राइटिंग के लिए आप ग्रुप में करने का कोशिश करिए। उसके बाद मैंने टेस्ट सीरीज लगाए थे। उसके अलावा आंसर राइटिंग में सर मैंने पैराग्राफ की जगह फ्लो चार्ट्स प्रेफर किए थे। मुझे लगा था फ्लो बिल्कुल। चार्ट में एक फ्लो रहता है। पैराग्राफ थोड़ा बोरिंग हो जाते हैं कभी कभी हाँ, नहीं, वो एग्जामिनर। रिवीजन नहीं कर सकते आप उस पे। जी। तो मैं फ्लो चार्ट के फॉर्म में और जितना हो सके डायग्राम्स होते थे, मैप वर्क होता था। मैप वर्क का जितना हो सके मैंने उतना इंक्लूड किया है। वंडरफुल, ये तो बहुत ही जबरदस्त एक स्ट्रेटजी रही आपने, और मुझे लग रहा है कि जो आपने अपने ग्रुप को यूज किया कॉपरेट टू डोमिनेट करने के लिए, वो बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी रही। बहुत समझदार एक स्ट्रेटजी मानी जाती है। आपका जी। इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा रहा? सर मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। मुझे 2 बार इंटरव्यू देने का, एक तरह से लास्ट ईयर मैंने इंटरव्यू नहीं होता, हम्म। मैं आपको ये बता देती हूँ यहीं पर कि बोर्ड बहुत सपोर्टिव होता है। उन्होंने ज्यादातर मुझसे जो है वो फैक्ट्स नहीं पूछे थे। और एक तरह से बोर्ड ये पर्सनालिटी टेस्ट वो क्योंकि कहा बातचीत जाता करना है, चाहता है कि हाँ, एक ऑफिसर को हम इतनी कॉन्वर्सेशन बड़ी जिम्मेदारी देने जा रहे हैं, तो करना चाहते हैं कि अंडर प्रेशर हम कैसे परफॉर्म करते हैं। वो आपका ओपिनियन जानने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है पर्सनालिटी टेस्ट के लिए आप अपना ओपिनियन क्लियर रखिए, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और ओपिनियन मुझे लगता है सही गलत नहीं होता है, ओपिनियन हर किसी का अपना होता है। तो आप किसी को बिल्कुल। कॉपी करने का कोशिश मत करिए कि उसने ये बोला, उसने ये किया। आप अपने ओपिनियन पे स्टिक रखिए और उसी को वहां बोर्ड को कन्वे भी कीजिए। वंडरफुल। मार्क्स कैसे रहे आपके इंटरव्यू के? तो इंटरव्यू के मार्क्स मेरे कुछ खास इंकरेजिंग नहीं है, वैसे मेरे हम्म। 162 हैं इंटरव्यू में। मुझे लगता है और बेटर हो सकते थे। बिल्कुल, हम फिर आपको टॉप रैंक में देखते हैं। बट बिल्कुल। इट डजेंट मैटर, ये सब तो हिस्ट्री हो चुकी है। अब तो कंट्री को एक टॉप ब्यूरोक्रेट मिलने जा रहा है, एक बहुत अच्छी ऑफिसर, बहुत ही सेंसिटिव ऑफिसर मिलने जा रहा है। जी। तो हम तो यही कहेंगे कि भाई आने वाले समय में जो आपका काम है, वो आपको टॉप पे लेके जाएगा। अब बिल्कुल तो सर, रैंक एक बेईमानी बात हो गई है, चलो भाई, अब निकल गया सो निकल गया। अब पूरी लाइफ आपको कंट्री को सर्व करना है और बेहतरीन काम करना है। जी और सर। कोई ऐसा फील्ड जहां पर ऑफिसर बनने के बाद आप काम करना चाहेंगे, जो आपके बहुत दिल के करीब सर जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे ऐसा लगता है फील्ड, वो है एजुकेशन। क्योंकि एजुकेशन वैसा फील्ड है जो हर एक सेक्शन को अफेक्ट करता है। है? और एक जो सोशल मोबिलिटी होती है, जो अपलिफ्टमेंट होता है सोसाइटी का, वो एक क्वालिटी एजुकेशन से ही हम अचीव कर सकते हैं। इंडिया का पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, सबसे यूथ पॉपुलेशन इस समय हमारी कंट्री में है। आई थिंक जब उस पॉपुलेशन को एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन मिलेगा, टाइमली और अफोर्डेबल एजुकेशन मिलेगा, तो एक तरह से हमारा देश तभी प्रगति कर पाएगा। तो एजुकेशन में डेफिनेटली मैं अपना होल हार्टेडली कंट्रीब्यूशन देना चाहूंगी सर्विसेज में रह के। वंडरफुल, और ये एम्पावर करने का सबसे बड़ा तरीका है। जी सर, बिल्कुल। और अगर इंडिया को नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बनानी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें अपने एजुकेशन को बहुत स्ट्रांग करना पड़ेगा। जी अगर कोई बिगिनर आपको सुन रहा है, बहुत से बच्चे आपको सुन रहे हैं, बच्चियां सुन रही हैं, तो एक बिगिनर के लिए आप स्ट्रैटेजी क्या बताना चाहेंगे, A to Z? सर बिगनर्स के लिए मैं ये कहूंगी कि आप डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक्स पे मत जंप करिए। पहले आप सिलेबस एक बार देख लीजिए।
ताकि आप एक सिलेक्टिव रीडिंग कर सकें, क्योंकि मार्केट में बहुत मटेरियल है, स्पेशली ऑनलाइन बिल्कुल। कंटेंट जब से मिलने लगा है, तो बहुत कंफ्यूजन होता है। तो आप एक बार सिलेबस देख लीजिए, ताकि आपको यूपीएससी का डिमांड और वो पॉइंटर्स मिल जाएँ कि यूपीएससी को क्या चाहिए और आपको कहाँ तक प्रिपेयर करना है। उसके अलावा आप एनसीईआरटी से चालू करिए। बहुत एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट। ईज़ी होती है, समझने में वो होता है, और एक तरह से सिलेबस का आपको ओवरव्यू, आपका जो फाउंडेशन है वो एनसीईआरटीज़ ही रेडी करती हैं। हुँ, उसके अलावा जिस दिन से आप डिसाइड करें कि आपको यूपीएससी करना है, उस दिन से आप न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट करिए। न्यूज़पेपर चाहे आप द हिंदू पढ़िए या इंडियन एक्सप्रेस, या जो भी कन्वीनिएंट न्यूज़पेपर आपको लगे, उससे हुँ। आप स्टार्ट करिए। ये 2-3 चीज़ों का आप ध्यान रखिए, और प्रैक्टिस मुझे लगता है आप डे 1 से करिए। आंसर राइटिंग करिए, डेली 10 टू 20 क्वेश्चंस आप एमसीक्यू जो प्रीलिम्स होते हैं, प्रीवियस ईयर, एमसीक्यू बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी है। वो लगाने, आपको मॉक्स नहीं मिला, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही देखिए आज से 5-10 इयर्स के, तो एक यूपीएससी का पैटर्न और एक उनका डिमांड जो है आप बेटर समझ पाएँगे। तो प्रैक्टिस भी आपको आई थिंक डे 1 से स्टार्ट कर देना चाहिए। और अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए आप क्या सजेशन देंगी? सो पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो मैंने पर्सनली किया था, मैं मिरर एक्सरसाइज किया करती थी। मैं हुँ, मिरर के सामने बैठती थी और खुद से ही क्वेश्चन पूछा करती थी। उससे हम अपनी गलतियाँ भी ऑब्ज़र्व कर पाते हैं और हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेटर होते हैं। तो आई बिल्कुल। थिंक आप वो करिए पर्सनैलिटी इम्प्रूव करने के लिए। तो ये कुछ चीज़ें हो सकती हैं। और जब आप अपनी हॉबीज़ को कैसे आप नर्चर कर मतलब बहुत आप आपने कहा मी टाइम मुझे चाहिए, तो क्या आप मेडिटेशन, योग या क्या किया करती थी अपने आप को रिजेनरेट करने के लिए, अपने आप को फिर से आगे ले जाने के लिए? तो सबसे पहला मुझे डांस करना काफ़ी अच्छा लगता है। तो बस मैं ऐसे ही अच्छा एक म्यूज़िक लगा के थोड़ा बहुत डांस कर लिया कर, उससे मुझे ऐसा लगता है मेरा बॉडी काफ़ी रिलैक्स फ़ील करता है और काफ़ी एक्टिव हो जाता है। तो वो करके मुझे पढ़ने में और अच्छा एनर्जी बूस्ट अप मिलता था। उसके अलावा मैं बस अपना वॉक पे निकल जाया करती थी कभी-कभी अकेले, गाने सुनते हुए। तो उसमें एक रिलैक्सिंग फ़ीलिंग होता है, जब एक अच्छा आप सॉफ्ट गाना सुनते हैं, तो एक सूदिंग फ़ीलिंग आती है। आप रिलैक्स होते हैं, आपका माइंड काम होता है। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ थी जो मैं करने की कोशिश करती थी, ताकि मैं खुद रिलैक्स और एक तरह से पीसफुल रह सकूँ। वंडरफुल। और रिवीज़न का क्या इम्पोर्टेंस है? आप रिवीज़न करती थी या बस पढ़ते ही चले जाना है? नहीं सर, रिवीजन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने हमेशा यही सोचा कि जो चीज़ मैं बाद में रिवाइज़ ना कर सकूँ, वो मैं पढ़ती ही नहीं थी। क्योंकि आप सब हुँ, पढ़ लेंगे, लेकिन अगर आपने उसको एंड मोमेंट पे रिवाइज़ नहीं किया है, वो आप रिटेन नहीं कर पाएँगे। मुझे बिल्कुल। लगता है आप रिसोर्सेज़, इसलिए कहा जाता है कि आप रिसोर्सेज़ लिमिटेड रखिए, ताकि बाद में आप उनको रिवाइज़ कर सकें। आप जब रिवाइज़ करेंगे, तो एक तरह से जब आपने पहले पढ़ा होगा, उसके आपको क्लिप्स दिखने लगते हैं अपने माइंड में ही। आपका जो रिटेंशन पावर है, वो बढ़ जाता है। तो रिवीजन पे आप खास तौर पे फ़ोकस करिए। तो रिवीजन यूपीएससी के लिए आई थिंक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। यानी अगर आपकी बातचीत में मैसेज दिया जाए बिगिनर्स को तो सबसे पहले आप सिलेबस देखें या उससे पहले आप कॉज़ ढूँढें कि आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं? जी सिविल सर। सर्विसेज़ क्यों जॉइन करना चाहते हैं? जी, दूसरों की बातों को नज़रअंदाज कर दें, खुद पर भरोसा करें, अपने पेरेंट्स से बात करें। तीसरा, आप सिलेबस पे बहुत फ़ोकस करें, एक-एक चीज़ को बार-बार पढ़ें, प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ें, एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ें, न्यूज़पेपर को हैबिट बनाएँ और अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, तो खुद को रिफ्रेश करने, खुद को मोटिवेट करने का रास्ता खुद ही ढूँढें। जी और सर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़रूर लगाएँ, आंसर राइटिंग ज़रूर करें, कुछ एक ग्रुप अच्छा बनाएँ, अच्छे लोगों का जो लाइक माइंडेड हो और आंसर को चेक कराते रहें, ये बहुत ज़रूरी है। और शीशे के सामने बैठकर खुद से बातें करें, अपनी पर्सनैलिटी को उभारें और हमेशा कॉन्फिडेंट रहें कि हाँ, हमें करना है। और जैसा कि सबसे बड़ी बात है स्वाति कि आपके पास पर्पज़ रहा है। आपने कहा कि मुझे अपनी कंट्री के लिए कुछ करना है। इंजीनियरिंग करके पैकेज उठा लेना और जॉब करते रहना और लड़कियों के लिए तो यही होता है कि भई अब शादी-वादी कर लेना है, फिर फैमिली के बर्डन। नहीं, लड़की भी उतनी ही मजबूत है, उतनी वो एक अपने आप में एंटिटी है, वो अपने आप में एक अलग पहचान है। और अपनी पहचान के लिए लड़ना बहुत ज़रूरी है और आप कर सकते हैं और इस बार तो यूपीएससी ने दिखा ही दिया कि जी, आप अगर करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, नो डाउट। तो अपने कॉज़ को हमेशा अपने दिल में रखें कि मुझे कुछ परिवर्तन लेकर आना है। जी और सर। पूरी उजांग फैमिली की तरफ से मैं बस यही कहूँगा स्वाति कि अ, देश को एक बेहतरीन ऑफ़िसर मिलने जा रही है। लबासना में आपकी ट्रेनिंग बहुत ऑसम हो और वो पल आपके बड़े यादगार हों और जब वहाँ से आप निकलें तो नेशन के बारे में हमेशा आपके दिल में एक वो जो चिंगारी है वो आग बन जानी चाहिए और जो आपने वादा किया है इतने लोगों के सामने कि एजुकेशन पे आप बहुत काम करेंगी।
जब भी आपको मौका मिले, तो अगर हमने एजुकेशन को अच्छा कर दिया तो फिर हम बहुत से लोगों को एम्पावर कर पाएंगे, क्योंकि एम्पावरमेंट की पहली सीढ़ी इसी एजुकेशन से निकलती है। जी सर। तो परिवार की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका आगे सफर बहुत शुभ हो, बहुत अच्छा हो। थैंक और हम आने वाले टाइम में, हम टाइम मैगजीन में ही आपके बारे में पढ़ें कि भारत की एक ऑफिसर जो है वो देश को बहुत आगे ले जाने का काम कर रही है। आपके जो काम है वो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो। और एक दुआ मैं और करूंगा, बहुत ऑफिसर से मिलता रहता हूँ, बात करता रहता हूँ, लबासना जाता हूँ। हमें एक ऐसे ऑफिसर की अब आने वाले टाइम में जरूरत पड़ने वाली जो लीग से हटकर कुछ काम करें। जी सर, बिल्कुल, बिल्कुल। हमारी ब्यूरोक्रेसी में इनोवेशन जो है वो बहुत लॉन्ग अवेटेड है, और वो यस, इनोवेशन ही है जो अगले 25-26 सालों में जो भारत की जो टाइम कहा जा रहा है, जो हमारा अमृत काल है, जी, जिसमें हम वाकई में विकसित राष्ट्र बनना चाहते हैं, वो तभी पॉसिबल है जब हमारे देश के जो अधिकारी हैं वो लीक से हटकर इनोवेशन करें, कुछ नया सोचें, हिम्मत दिखाएं। और मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि आपके चेहरे पे जो तेज है, जो एक चमक है, वो इस इनोवेशन, इस हिम्मत का एक जो है वो परिचायक है। नहीं तो आप इतनी लंबी जर्नी तय नहीं करती। जी सर, थैंक बिल्कुल यू सर, सो मच, बिल्कुल। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सर और फॉर आपका हैविंग मैसेज बहुत क्लियर है। थैंक यू सो मच।